हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्री टॉक शो। लेट्स वेलकम अवर टुडेज गेस्ट। ये एक डिस्कस थ्रोअर है, इनका नाम है नवजीत कौर धिल्लोन। इन्होंने 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल लेके आए भारत के लिए। आगे आने वाले समय में जो 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले हैं, उनमें भी हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारे भारत के लिए मेडल जरूर लेके आएंगे। आइए इनसे थोड़ा सा गुफ्तगू करते हैं, इनके बारे में जानते हैं ये क्या करती है। इनके परिवार जो है पूरे स्पोर्ट्स कम्युनिटी से ही है। इनके पेरेंट्स स्पोर्ट्स में थे, इनके ब्रदर भी है, पूरे स्पोर्ट्स कम्युनिटी के तरफ से ही है। तो पूरा डिस्कशन करेंगे इनसे। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैंने जितना आपके बारे में जानता हूँ, आपके जो पूरे परिवार है स्पोर्ट्स कम्युनिटी से ही है। तो थोड़ा सा जी इनके जी बारे जी। में जानना चाहूंगा, आपके पेरेंट्स के बारे में, अपने भाई के बारे में। फिर आपका ये जो डिस्कस थ्रो जो जर्नी है, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ और कैसे स्टार्ट हुआ? जी बिल्कुल। मेरे फादर शॉट पुट ही करते थे और वो सैफ गेम्स के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट थे। और मेरे वो हॉकी करती थी। उनका हॉकी में जो सियोल एशियन गेम्स हुई थी, उनमें वो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट थी। तो उसके बाद मेरे ब्रदर ने कंटिन्यू करी स्पोर्ट्स। मेरे ब्रदर मेरे से 5 साल बड़े हैं, तो उन्होंने जब स्पोर्ट्स शुरू करी, उनको देखा बचपन से ही। मैं बहुत छोटी थी उनसे, हम ग्राउंड बहुत जल्दी जाने लगे क्योंकि ग्राउंड के साथ ही अटैच्ड थे। तो जैसे हमने स्कूल से आना, कुछ करना, पापा मम्मा जॉब से वापस आते थे तो हमें इवनिंग में ग्राउंड जरूर लेके जाते थे। तो वो हमारा डेली का शेड्यूल था कि हमने ग्राउंड जरूर जाना है। तो वो ब्रदर जब स्पोर्ट्स करते थे, उनको देख के, जब उनकी अचीवमेंट्स देखती थी, उनका नेशनल में गोल्ड आता था, रिकॉर्ड करते थे, तो उनको देख के मेरे को मोटिवेशन मिला बहुत ज्यादा। और जब उस टाइम पे, जब हमने स्पोर्ट्स शुरू करी थी 2000 मतलब 8-9 के टाइम पे, वहां पे बहुत कम चांस देते थे लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए। आजकल तो मतलब वुमेन पावर बहुत आगे बढ़ चुकी है, बट उस टाइम पे लोग डरते थे थोड़ा स्पोर्ट्स में डालने के लिए अपनी बेटियों को और ये सब। तो मेरे को लगता था कि मुझे कुछ अलग करना है, मतलब नॉर्मल स्टडीज और इन सब से कुछ अलग करते हैं ताकि लोगों में एक पहचान बढ़े। एक मैं एक आइडल बनना चाहती थी, एक स्ट्रॉन्ग वुमेन बनना चाहती थी। तो इसलिए मैंने धीरे धीरे स्टार्ट करी। मैंने स्पोर्ट्स, मेरे फादर ने मेरे को पूरा सपोर्ट करा और मैंने पहली बार रिकॉर्ड करा था स्कूल नेशनल में, मुझे आज भी याद है। तो आई वॉज 13 ईयर्स ओल्ड, बहुत छोटी थी मैं। और उस टाइम पे मैंने फिर जब नेशनल रिकॉर्ड करा, फिर मेरे मेरे मन में हो गया कि मुझे स्पोर्ट्स ही परस्यू करनी है आगे फर्दर लाइफ में। तो पेरेंट्स ने पूरा सपोर्ट करा। कुछ टाइम पे मेरे पापा को कहते रहे कि नहीं, लड़की को वो जमाना नहीं है, ये वो। लेकिन मेरे पापा ने कहा कि नहीं, मैं अपनी बेटी को बेटों की तरह रखूंगा और उसको स्पोर्ट्स में आगे कंटिन्यू करवाऊंगा, क्योंकि उनको शौक था। और कभी उन्होंने फोर्स नहीं करा हमें कि तुम स्पोर्ट्स करो, क्योंकि मेरे फादर ने स्पोर्ट्स बहुत जल्दी छोड़ दी थी। और उनको था कि जो चीज हम नहीं लाइफ में अचीव कर पाए, वो एटलीस्ट हमारे बच्चे करें। तो उसके बाद मेरे फादर साहब ने मुझसे पूछा कि आर यू श्योर यू वांट टू डू डिस्कस थ्रो ओनली, क्योंकि तू कोई और भी स्पोर्ट्स कर सकती है, कोई प्रेशर नहीं है। आगे जाके तेरे को बहुत मस्कुलर होना पड़ेगा, ये थोड़ी टफ गेम है, तेरे को टफ होना पड़ेगा और ये सब। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इट्स ओके, मतलब मेरे को तो डिस्कस थ्रो ही करनी है। मतलब आई वाज रियली अ बिग फैन ऑफ सानिया मिर्जा उस टाइम पे। तो मेरे को लॉन टेनिस में भी बड़ा इंटरेस्ट था, तो लॉन टेनिस भी मैंने करा स्टार्टिंग में। लेकिन मेरे को वो इवेंट नहीं करना था जो सारे कर रहे थे। तो आई वांट टू कि डिस्कस थ्रो करते हैं, लोगों को पता भी नहीं है, अगर हम कुछ अच्छा करेंगे लाइफ में लोगों को पता चलेगा। और ये थोड़ी पर्सनैलिटी भी लड़की की बोल्ड होगी, स्ट्रांग होगी, तो लोग इंस्पायर होंगे, क्योंकि मैं हर एक लड़की की तरह नहीं दिखना, शायद इसलिए मैंने ये चूज करा। और मेरे पेरेंट्स ने पूरा सपोर्ट करा। फिर वो सिलसिला ऐसे चलता रहा। फिर पहली बार जब मैंने 2011 में यूथ कॉमनवेल्थ में मेडल लिया, तो मेरे पापा उस टाइम पे बहुत प्राउड थे, बहुत खुश थे। और उनको लगा कि नहीं, मैंने बहुत सही फैसला करा है अपनी बेटी को स्पोर्ट्स करवा के। उसके बाद फिर 2014 में मैंने जूनियर वर्ल्ड में मेडल लिया। फिर उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल लिया। तो मतलब वो अभी तक कंटिन्यू कर रही हूँ मैं। मेरा मेन टारगेट है कि मैं चलो और जितना प्राउड दे सकूँ अपने पेरेंट्स को उतना करूँ, ताकि आने वाले टाइम पे जो पेरेंट्स हैं वो लड़कियों को स्पोर्ट्स भी करवाएं अच्छे से, ताकि उनको ये ना हो कि हम अपनी बेटी को स्पोर्ट्स करवा के कुछ गलत कर रहे हैं। तो ये मेरी मेरी बिगनिंग लाइफ ऐसे थी। ग्रेट। जैसे बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं हमें जो इंडिया में देखा जाता है, जैसे लॉन टेनिस हो गया, क्रिकेट हो गया, इनके बारे में लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज है। क्रिकेट के बारे में तो बहुत कुछ जी ज्यादा ही नॉलेज है। तो डिस्कस थ्रो जी हो जी। गया, शॉर्ट पुट हो गया, इनके जो टेक्निकलिटीज है, इनके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूंगा।
जी बिल्कुल, शॉट पुट और डिस्कस टेक्निकली दोनों ऑलमोस्ट सेम ही इवेंट्स हैं। तो शॉट पुट और डिस्कस थोड़े जैसे एथलेटिक्स में अराउंड 23-24 इवेंट्स होते हैं मैराथन और इनको अलग से रख के। तो उसमें जो शॉट पुट डिस्कस इवेंट्स हैं, ये थोड़े स्ट्रेंथ वाइज़ थोड़े हैवी इवेंट माने जाते हैं क्योंकि हमें इनमें स्ट्रेंथ ज़्यादा लगती है। जेवलिन थ्रो और डिस्कस ऑलमोस्ट मतलब स्ट्रेंथ सेम रहते हैं, लेकिन डिस्कस थोड़ी हैवी होती है, तो इसलिए डिस्कस में हमें स्ट्रेंथ और इवन की स्पीड, स्ट्रेंथ और ये सारी मेंटेन करनी पड़ती है। लेकिन मेन जो शॉट पुट होता है उसमें वी रियली नीड स्ट्रेंथ मोर, जेवलिन में वी नीड स्पीड मोर। तो इसलिए स्ट्रेंथ और स्पीड का कॉम्बिनेशन है इवेंट। तो बिल्कुल ये थोड़े हैवी इवेंट है, हमें स्ट्रेंथ वाइज़ अपने आप को ज़्यादा मेंटेन करना पड़ता है बाकी इवेंट्स के हिसाब से। जी। डिस्कस थ्रो में जैसे देखा जाता है कि पूरे बॉडी को स्पिन करते हुए देन आप थ्रो करते हैं, तो उसको कंट्रोल कैसे जी। करते हैं, मतलब कितने राउंड के बाद आप अपने बॉडी को फिर स्टैटिक में रख के फिर यू नीड टू थ्रो, तो वो उसको कंट्रोल करना मेरे हिसाब से टफ है। अ जी, जी, बिल्कुल, वो हमें अपने पैर के टो से लेके अपने फिंगर के पॉइंट तक का ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि टेक्निकली अगर हम थोड़ी-सी भी हेरा-फेरी करते हैं, अगर थोड़ी छोटी-सी मिस्टेक होती है, तो हमें वो मीटर्स में काउंट होती है आगे, क्योंकि मीटर्स में ही ड्रॉप होता है और मीटर्स में ही वो थ्रो बढ़ती है। तो बिल्कुल है थोड़ा टफ, उसके लिए हमें वेट ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है और एजिलिटी एक्सरसाइज़ेज़ जो हमारी बॉडी एक्सरसाइज़ेज़ होती हैं, वो करनी पड़ती हैं, बैलेंस एक्सरसाइज़ेज़ मतलब लोगों को सिर्फ ये दिखता है कि हम डिस्कस थ्रो फेंक रहे हैं, लेकिन उसका जो बैकग्राउंड है अगर आप देखें हमें ग्राउंड में वर्कआउट सुबह 2 सेशन करने पड़ते हैं, मॉर्निंग में कई बार 2-3 घंटे होते हैं, इवनिंग में कई बार 2-3 घंटे होते हैं। आई स्टिल रिमेंबर कि कई बार ट्रेनिंग इतनी ज़्यादा हार्ड होती है कि हमसे इवनिंग सेशन के लिए हम अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाते। बट स्टिल अगर दिमाग में हमारी सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि वी वांट टू विन मेडल फॉर आवर नेशन तो वो चीज़ हम लेके चलते रहते हैं। बट हाँ, टेक्निकली इट्स क्वाइट टफ। तो आई थिंक टेक्निकली टफ होने की वजह से ही शायद लोग इसको कम परस्यू करते हैं, लोगों को इतना पता भी नहीं है इसके बारे में। तो मतलब डिस्कस थ्रो दे आर लाइक ओहो! प्लेट फेंकते हो आप, मतलब वो प्लेट फेंकने के लिए हमें किस हद तक जाना पड़ता है, वी ओनली नो दैट। या क्या खाती है आप? मैं मैं ऑलमोस्ट सब कुछ ही खाती हूँ। देखो ऐसा कुछ नहीं है कि हम जंक फूड नहीं खाते। हाँ, वी हैव अ वो चीट मील मसल एक दिन। मसल दिख रहा है। हाँ, बिल्कुल अब आई टोल्ड यू ना कि मतलब मैं कुछ अलग करना चाहती थी, इसलिए कुछ अलग दिखना चाहती थी। आजकल के टाइम पे इट्स क्वाइट कॉमन हो गया ना कि मतलब बॉडी लड़कियाँ अब परस्यू करने लगी हैं इस फ़ील्ड को कि हाँ, अगर आपकी बॉडी लेकिन स्टार्टिंग में बॉडी शेमिंग भी बहुत लोग करते थे, "ओह! तुम लड़कों जैसी दिखती हो" और ये वो। अरे भाई, इस पे काम करा है लड़कों जैसे दिखने के लिए तो दिखेंगे। इट्स ओके हम मतलब एक बोल्ड पर्सनैलिटी बनाने के लिए वी हैव टू गो थ्रू ऑल दोज़ थिंग्स। तो खाते हम सुबह सुबह का खाना, फिर दोपहर में रोटी, रात में रोटी, जो बना होता है हम वही खा लेते हैं। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर डाइट चार्ट फॉलो करते हैं कि या मतलब कुछ भी खा लो कोई दिक्कत नहीं, मतलब सुबह और शाम को कैलोरीज बर्न करेंगे, ऐसा कुछ है बंदा? नहीं पर्टिकुलर डाइट हम जब हम किसी एक मेन इवेंट के लिए प्रिपेयर करते हैं खुद को, तो हम हमारी पर्टिकुलर डाइट चलती है कि हमारे जैसे मील्स रहते हैं, 3 या 4 मील्स दिन में खाने होते हैं। तो उसमें हमें प्रोटीन डाइट मतलब वर्कआउट के हिसाब से अगर हम वर्कआउट हैवी कर रहे हैं, ऑफ सीजन है, तो हम कैलोरीज़ और कार्ब्स ज़्यादा लेते हैं मतलब उस टाइम पे क्योंकि हम वर्कआउट ज़्यादा कर सकते हैं। तो जैसे हमारे कॉम्पिटिशन नज़दीक आते हैं, तो उस टाइम पे हम प्रोटीन डाइट और ये मतलब कार्ब्स थोड़े कम कर देते हैं, प्रोटीन डाइट पे हो जाते हैं, शुगर थोड़ी कम कर देते हैं ताकि बॉडी में स्पीड कम ना हो। तो हाँ, कुछ चीज़ें हैं टेक्निकली ऐसी थोड़ी ध्यान देनी पड़ती है। बाकी ऑफ सीज़न में हम मतलब फ़ास्ट फूड और ये सब सब चलता है वो खा लेते हैं। लेकिन थोड़े कॉम्पिटिशन डेज़ में हम थोड़ा अवॉइड करते हैं। तो इंडियन एथलेटिक इंफ्रास्ट्रक्चर बारे में आपका क्या कमेंट रहेगा, मतलब पहले क्या था और अभी क्या है, मतलब कोई इम्प्रूवमेंट है या किसी चीज में इम्प्रूवमेंट करना है? जी बिल्कुल, देखो पहले के हिसाब से भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, लोगों में अवेयरनेस भी है, लोगों को पता है कि मतलब एथलीट्स कैसे बनते हैं, अभी स्ट्रगल उनकी दिखने लगी है। आई वांट टू थैंक टू सोशल मीडिया कि लोगों ने इतना ज़्यादा इस चीज़ को प्रमोट किया है, मेन स्ट्रगल दिखाई है एक एथलीट की, राइट? क्योंकि लोगों को सिर्फ मेडल दिखता है कि ओहो! इसका मेडल आ गया, इसको इतना क्या ज़रूरत थी ये वो। लेकिन हमें पता है कि जब हम स्पोर्ट्स परस्यू कर रहे होते हैं, तो हम पैसे भी जुए की तरह लगाते हैं क्योंकि हमें पता नहीं है आउटकम क्या आएँगे। क्योंकि कई बार होता है कि हमारे कोई इंजरी हो जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, हम परस्यू नहीं कर पाते, कुछ ऐसी दिक्कत होती है, लोग फिर जजमेंट करने लग जाते हैं, ओहो! उस टाइम पे तो ये ऐसे था, अभी ये ऐसे चल रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि चीज़ों को देखना पड़ता है, मेंटली खुद को प्रिपेयर करना पड़ता है और वो सारी चीज़ें
तो मेरे हिसाब से कि इन चीज़ों की वजह से ही लोगों में अवेयरनेस पहले नहीं थी इतनी। तो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी देखा जाए तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, अभी गवर्नमेंट सपोर्ट भी कर रही है, जैसे देखा जाए साई काफ़ी इम्प्रूवमेंट ला रही है धीरे-धीरे। अगर कंपेयर करें हम इंडिया के स्ट्रक्चर को और वर्ल्ड वाइड, तो अभी काफ़ी फ़र्क है। आई थिंक कि हमें जूनियर लेवल पे काम थोड़ा ज़्यादा करने की ज़रूरत है। अगर हम जूनियर्स को ज़्यादा बूस्ट करेंगे तो हमारे मेडल आगे आने की इतनी मतलब रहेगी कि हाँ, मेडल आ सकते हैं इन फ्यूचर, तो यहाँ क्या होता था कि पहले अपने आप को प्रूव करना पड़ता था कि हम एथलीट हैं, ऐसे करके तो हमें ज़रूरत है। और अब क्या है, अब लोगों में अवेयरनेस आ गई है, तो जूनियर्स एथलीट्स जो हैं उनको प्लेटफ़ॉर्म मिल रहे हैं। पहले जब हम स्पोर्ट्स करते, मैं जूनियर थी तो आई डिडन्ट गेट दैट मच प्लेटफ़ॉर्म, मैं यूँ ही कहूँ, लोगों को पता भी नहीं था। 2014 तक लोगों को ये नहीं पता था कि नवजीत कौर ढिल्लों डिस्कस थ्रो करती है, ओहो! ये कौन-सा इवेंट होता है? आई डिड नॉट नो। तो 18 के मेडल के बाद लोगों को पता चलने लगा, क्योंकि उसके बाद फिर जब नीरज ने वर्ल्ड ने गोल्ड लिया, रिकॉर्ड करा। उसके बाद हिमा दास आई और उन्होंने गोल्ड लिया। उसके बाद लोगों को अवेयर होने लगे लोग कि हाँ भाई, ये एथलेटिक्स भी एक गेम है। तो हाँ, अभी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। मेबी इन फ्यूचर आई थिंक कि बहुत सुधार हो जाएगा, बट पहले से काफ़ी इम्प्रूव। बिल्कुल। जी। 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए आपने क्वालिफाई किया, उसके बाद फिर नेक्स्ट टारगेट जी। मेरे ख्याल से 2024 ओलंपिक होगा। तो इन सब जी, के जी, लिए जी, बिल्कुल। कैसी तैयारी है? देखिए, पिछले 4 साल से काफ़ी तैयारी चल रही है। कोविड की वजह से एक बार ड्रॉबैक भी आ गया था, फिर मेरे फादर को कोविड हो गया, तभी मैं ओलंपिक स्किप कर पाई, लास्ट ईयर मैं खेल नहीं पाई थी। तो मतलब अभी एवरीथिंग इज़ ऑन अ राइट ट्रैक। आई थिंक कि सब अच्छा चलता रहा तो भगवान की दया से आई विल डेफिनिटली ट्राई टू गेट अ मेडल इन कॉमनवेल्थ गेम्स। आई विल ट्राई टू चेंज द कलर ऑफ द मेडल। ऑफ कोर्स आई एम प्रिपेयर्ड एंड आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। उसके बाद अभी एशियन गेम्स भी थी, तो वो पोस्टपोन हो गई हैं, वो 23 में होंगी शायद। तो अभी फिलहाल के लिए आई एम फोकस्ड ओनली ऑन द कॉमनवेल्थ गेम्स। आगे क्या होगा, वी विल सी अबाउट दैट लेटर। बिल्कुल। तो इतने भागदौड़ भरी जिंदगी में, इतने बिजी शेड्यूल में, जैसे कभी कभी ऑफ टाइम भी मिलता होगा, तो उस समय क्या करती है आप? कोई मूवीज देखते हैं या गाना सुनते हैं, क्या करती है आप? मैं मैं नेटफ्लिक्स की बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं यूँ ही कहूँ। हाँ, मैं नेटफ्लिक्स बहुत देखती हूँ, जब मेरे पास थोड़ा-सा फ्री टाइम होता है, मतलब मैं सीरीज़ देखती रहती हूँ। और इवन कि वो चीज़ें मुझे मेरी स्ट्रेसफुल लाइफ़ है, कई बार हम स्ट्रेस में आ जाते हैं स्पोर्ट्स की वजह से, तो उस चीज़ से मुझे थोड़ा हटा देती हैं। ठीक है, वी नीड अ ब्रेक। स्पोर्ट्स इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, स्पोर्ट्स इज़ नॉट अ लाइफ। सो वो चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखें, क्योंकि हम चीज़ों को इतना सीरियस लेने लग जाते हैं, आई थिंक कि चीज़ों को ज़्यादा सीरियस बहुत स्ट्रेस देने लग जाती है। तो मैं मोस्टली यहाँ तो मैं गाने सुनती हूँ, आई एम अ वेरी चिल पर्सन। तो यहाँ मैं गाने सुनती हूँ या नेटफ्लिक्स देखती हूँ। मोस्टली आई लाइक टू डांस, जब मैं अकेली होती हूँ, अगर मैं स्ट्रेस में होती हूँ या कुछ भी, आई आई पुट माय ईयरफ़ोन्स इन एंड आई विल जस्ट फॉरगेट द वर्ल्ड। मेरा थोड़ा ऐसा है। तो मैं फ्री टाइम में मोस्टली गाने और नेटफ्लिक्स। कोई एक गाना हो जाए आपके फेवरेट सॉन्ग, एक लाइन गा दीजिए। अरे मैं आई एम नॉट अ गुड सिंगर, बट फिर आई एम भी। अ वेरी बिग फैन ऑफ एफ सिद्धू मूसेवाला। उसके गाने तो लाइक they give us boost and it's very sad कि we lost the gem, but I think कि उसके गाने will keep us motivated. So I still remember उसका गाना आया था, I was in US, मैं वहाँ ट्रेनिंग कर रही थी 2017 में। उस टाइम पे उसका गाना आया था, उच्चियां ने गल्ला तेरे यार दिया, एंड आई वाज लाइक ओह डैम, ये क्या गा दिया। और मतलब they give us goosebumps, still I remember कि हम आज भी उसके गाने सुनते हैं ना तो goosebumps देते हैं। तो that was my favorite song, उच्चियां ने गल्ला तेरे यार दिया। थोड़ा सा गा दीजिए। अरे अभी ऐसे गाया भी नहीं जाएगा, क्योंकि मैं क्वाइट इमोशनल अबाउट दैट। तो रिसेंटली उसका लास्ट फ्राइडे भी गाना आया है, तो अभी फिलहाल के लिए गाना चल रहा है, वो लेवल है। तो मैं ऊंची आने गल्ला तेरी याद है थोड़ा सा गा देती हूँ, मतलब आई डिडंट नो कि अभी लिरिक्स मुझे याद भी रहेंगे। दुखी तिखी ठोक रखदा, डेंजर ते जान लेवा शौक रखदा। दुखी आगे मुझे याद नहीं आ रहा, बट आई थिंक अभी ये ठीक है। रियली रियली वन ऑफ द फाइनेस्ट सिंगर। और मुझे भी बहुत दुख हुआ। मे हिज सोल रेस्ट इन जी, पीस एंड आई एग्जैक्टली। सैल्यूट हिम, ईच वन ऑफ अस सैल्यूट हिम इनफैक्ट। मतलब बहुत ही ज्यादा ट्रेजिक एंड है, क्योंकि उनके जो फादर है, उनको जी, देखा है मैंने, अपने बेटे को कैसे हैंडल करते हैं वो, क्राउड के सामने वो लेके जा रहे जी, हैं। वेरी इमोशनल मोमेंट। वन ऑफ द फाइनेस्ट सिंगर रियली। एग्जैक्टली। एंड आई थिंक कि वी शुड ऑलवेज रिमेम्बर हिम लाइक दैट, क्योंकि वो हमेशा चाहते थे कि
हम उसे एज अ लेजेंड याद रखें। सो वी विल कीप हिम रिमाइंडिंग। हुआ है हमें भी बहुत, बट हमें दुख से ज्यादा उसको प्रमोट करना है, ताकि सिद्धू मूसेवाला विल ऑलवेज स्टे इन आवर हार्ट्स फॉर एवर। Yes, absolutely, absolutely. या मैम, जाते जाते आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो जाते जाते ऑडियंस के जी। लिए क्या मैसेज रहेगा? सो मेरा हमेशा मेरा मोस्टली मैसेज एक ही रहता है, आई रियली वांट कि आजकल के जमाने में लोग बहुत गलत संगत में जा रहे हैं। यू शुड परस्यू योर, अगर लाइफ में गोल्स आप रखते हो, यू शुड हैव गोल्स इन योर लाइफ एंड यू शुड हैव दैट कॉन्फिडेंट कि तुम्हें हर एक हर्डल क्रॉस करके, चाहे वो इमोशनली है या मेंटल स्ट्रेस एंड एवरीथिंग विल बी देयर, लेकिन आपको हर एक हर्डल क्रॉस करके उस गोल को अचीव करना है। जस्ट मेक अ गोल इन योर लाइफ, क्योंकि इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ है। आई हैव सीन थिंग्स कि हमारा यूथ इतना स्ट्रेस में जा रहा है, चाहे वो स्पोर्ट्स फील्ड है या स्टडी फील्ड है, लोग बहुत स्ट्रेस में जा रहे हैं। जस्ट रिमेंबर वन थिंग इन योर लाइफ, कोई भी स्टेप उठाने से पहले जस्ट रिमेंबर that your parents are the only people who loves you a lot. So just make them proud and respect your parents, because हिसाब से शायद तुम्हारे पीछे अगर कोई खड़ा मिलेगा तो that is your parents. No friends are going to stand on your side, but the thing is, your respect your parents, love them, and just make them proud. Absolutely, absolutely. Nice message, and it was nice to have you in my show. और आपको wish you Yeah, all thank the you so best. much. Wish you all the best for your all upcoming assignments, चाहे एशियन गेम्स हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, ओलंपिक हो। आप भारत के लिए मेडल लेके आइए, और हम चाहते हैं आप इस बार गोल्ड लेके आइए भारत के लिए। Once again, जी best बिल्कुल। wishes from all of us. तो दोस्तों, Thank you so much. थैंक यू दोस्तों। आज का कंटेंट मैं यही खत्म करना चाहूंगा। आगे आने वाले समय में ऐसे ही इंस्पिरेशनल कंटेंट्स आपके सामने लेके आऊंगा, ताकि आप लोग भी मोटिवेटेड रहे और ऐसे ही इंस्पिरेशनल कंटेंट्स आप लोग देखते रहिए। टिल देन, स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग वीडियोस, बट don't forget to press the button like, share, comment and subscribe, and as well as notification also. Till then, stay tuned for the upcoming videos. Thank you, ma'am. Thank you.